हाउ टू डू वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप एंटिटीज। अब स्टार्टअप एंटिटीज का वैल्यूएशन करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये समझ के लेना है कि व्हाट इज एन स्टार्टअप एंटिटी। तो अब देखिए, स्टार्टअप एंटिटी की टेक्निकल डेफिनेशन में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टार्टअप एंटिटी का मतलब ये है कि बिजनेस चालू हो रहा है या चालू हो गया है या चालू होने के स्टेज पे है। प्रमोटर्स आर देयर, they have technical expertise, they have technical knowledge, they have technical understanding, they have a fire in the valley, but they do not have money. And since they do not have money, they are looking for someone who can put money so that they can turn their idea into reality. So this is what is a startup entity. Now what we need to do, we need to first ask is what is the purpose of the valuation. So the purpose of the valuation for a startup entity invariably will be infusion of new capital by a private equity or by somebody else. What are the peculiarities of a startup entity? Startup entity की peculiarity ये है कि जो प्रमोटर है उसके दिमाग में भयंकर उत्साह है, भयंकर जोश है, और उसके उसके दिमाग में जल्दी से जल्दी बिलियनियर बनने की, मतलब बिल गेट्स बनने की और लैरी पेज और सार्जी बनने की तमन्ना है। और वो मतलब वो चाहता है कि बाकी के सारे लोगों ने उसकी स्पीड से काम करना चाहिए, बाकी के लोग उसकी स्पीड से काम नहीं कर रहे हैं, वही सबसे फास्ट काम कर रहा है। और इस कंपनी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट क्या है नहीं मालूम, प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है नहीं मालूम, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी नहीं मालूम, कॉस्ट क्या होगी कुछ भी नहीं मालूम। सो दैट इज दीज आर द पिक्युलरिटीज ऑफ स्टार्टअप एंटिटीज। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यू एज ए वैल्यूअर will have lot more work to do than what you would do otherwise. So जो नॉर्मल सिचुएशन में आप काम करोगे उसके कंपैरिजन में वैल्यू इन उसके कंपैरिजन में इन केस ऑफ स्टार्टअप एंटिटी यू नीड टू पुट अप मोर एफर्ट्स. So valuation of a startup entity is difficult and challenging, yet the applicable fundamental of valuation do not change. We only may have a challenge in arriving at the future cash flows as not much info is available. Value of such a firm is also the present value of future cash flows from its operations. अब देखो क्या है, अल्टीमेटली इनकम अप्रोच का कोई तोड़ नहीं है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कोई तोड़ नहीं है. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज द बेस्ट मेथड, आई ऑलवेज बिलीव. एंड व्हाई आई ऑलवेज बिलीव? बिकॉज मनी मैटर्स, everything else is tangible, everything else is intangible, everything else can sublimate, everything else can melt, everything else can evaporate. But cash flow is something which is tangible. Cash flow will not disappear. So DCF is the best method that you can do. Okay, now आप कैसे करेंगे वैल्यूएशन? पहला है मार्केट अप्रोच. Under the market approach, remember you have got two options, and I'm sure you will remember we had discussed PORI and PORT. PORI is price of recent investment, PORT price of recent transaction. So that is one method. यानी कि अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हो तो क्या रिसेंटली कुछ वैल्यूएशन इस कंपनी का हुआ है, वो वैल्यूएशन को पिकअप करो, जो भी चेंजेस हो गए होंगे उस बीच दरमियान उनको एडजस्ट करो एंड यूज दैट एज द वैल्यू. एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा. आई डोंट थिंक प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद एज आई अंडरस्टैंड ऑलवेज कम फ्रॉम द इन द केस स्टडीज पार्ट. बाकी जगह मेरे ख्याल से मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं. अगर इक्का दुक्का आ गया तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो, बट पोरी पोर्ट पे नहीं आएगा. पर पोरी पोर्ट पे ये जरूर आएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोरी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोर्ट, ये जरूर आ सकता है, उतना आप याद रखिए. कंपेरेबल ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हैं. यस, जो जो जिस स्टार्टअप की आप वैल्यूएशन कर रहे हो उसके जैसा कोई स्टार्टअप का रिसेंटली वैल्यूएशन हुआ है क्या, और अगर रिसेंटली वैल्यूएशन हुआ है, डू यू हैव द एक्सेस टू दैट इन्फॉर्मेशन? if you have the access to that information, and if you find that your target company and this company for which valuation has already been done are identical or similar, if they are identical then nothing to worry about. If they are similar, make adjustment for the similarity, and then you can make that as the basis. So हमने जो प्राइस गाइडलाइन प्राइस मेथड की जो चर्चा करी, that is the same method that you will use.
Income approach, yes, income approach can be used in case of startup entity. And what you will need to do, you will need to convert the business plan, you will need to prepare the business plan and project the financials कि आगे 15 10 साल 12 साल में क्या किस टाइप का इनकम जनरेट होगा. एंड उसके बाद में यूजिंग दी 2 स्टेज डिस्काउंटिंग मॉडल जो आपने पहले डिस्कस किया है और केस स्टडी भी किया है, यूजिंग दी 2 स्टेज डिस्काउंटिंग मॉडल you find out the intrinsic value using the discounted cash flow method. So you can use the income approach also, but it is challenging because past information नहीं है, past data नहीं है, कुछ भी information नहीं है, promoter को खुद को कुछ मालूम नहीं है, तो उसको सारा सिखाना पड़ता है, उसको सारा बताना पड़ता है. You have to really work, educate him as to what finance is all about, and then of course he would be able to give you the information, and you can make use of that information for the purpose of valuation. Cost approach is not relevant in case of startup entity because cost approach you can use only when there are certain assets. In case of startup entity, there are no assets available, so therefore the cost approach has got no meaning. So this is how, friends, you will do the valuation of a startup entity.